मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। खुशहाल खान का अपना मोर्चा उस पहाड़ी के तकरीबन दरमियान में था और वो कोई छोटी सी पहाड़ी नहीं थी बल्कि काफी फैली हुई और वसी पहाड़ी थी। इससे पहले भी 2 मरतबा वो कबील खान के कबीले से यहीं पर रहकर जंग लड़ चुके थे। कबील खान के आदमियों का जिस्मानी हमला रोकने के लिए पहाड़ी के निचले हिस्से में भी उसके आदमी मौजूद थे, मगर वो ऐसे मजबूत मोर्चों में थे कि नशिब में होने के बावजूद दुश्मन के फायर से महफूज थे। खुशहाल खान के लश्कर के जख्मी और मरने वाले तमाम आदमी बुलंदी के मोर्चों पर ही निशाना बने थे। नीचे वालों को एक फायदा घने दरख्तों का भी था और घने दरख्तों की वजह से ही खुशहाल खान ने आदमी नशेब में रखे थे कि इन दरख्तों का फायदा उठाकर दुश्मन आसानी से ऊपर पहुंच सकता था। पलवशा शुमाल की तरफ मौजूद पहाड़ी में दुश्मनों को खोज रही थी और मैं मशरकी पहाड़ी पर अपनी शिस्त गाड़े हुए था। मशरकी पहाड़ी की बुलंदी से एक आदमी दरख्तों की आड़ लेकर मुझे नीचे उतरता नजर आया। मैंने उसका फासला नापा, वो करीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। उतराई में उतरने की वजह से उसका फासला कम हो रहा था, मगर वो बड़ी एहतियात से हरकत कर रहा था। एलिवेशन नॉब को मतलूबा रेंज पर घुमाकर मैंने उसी पर शिस्त बांध ली, मगर उसकी किसी गलती का मुंतजिर था। जल्द ही उसने मुझे ये मौका दे दिया। एक बड़े पत्थर की आड़ में होकर उसने अपना सर पत्थर से ऊपर निकाला और हमारी पहाड़ी का जायजा लेने लगा। अगर मेरी पहले से उस पर नजर न होती तो यकीनन इतने फासले से पत्थर की आड़ से निकला हुआ उसका सर न देख पाता। मैंने जल्दी से उसका फासला दोबारा नापा और मतलूबा रेंज लगाकर शिस्त लेते हुए ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज सुनते ही खुशहाल खान ने कहा, मेरा ख्याल है एक और अपने सरदार कबील खान के पास पहुंच गया है। मैंने कहा, आपका अंदाजा गलत कहाँ हो सकता है सरदार। वो बोला, यकीन करो आपने मेरे दिल से अपने मरने वाले आदमियों के गम का बोझ हल्का कर दिया है। अब मुझे इत्मीनान है कि जहांदाद ही घुटने टेकेगा और 1-2 दिन के अंदर जिरगा बुलाने का सोचेगा। मैंने कहा, आप बस इस राइफल की गोलियों का बंदोबस्त कर दें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। वो बोला, गोलियां उम्मीद है कल सुबह तक पहुंच जाएंगी, नहीं तो अगली सुबह को तो लाजमन पहुंचेंगी। पलवशा ने पुकारा, हरकत नजर आ रही है। मैंने पूछा, किस तरफ? उसने मतलूबा दरख्त की निशानदही की। वो भी मचान बनी हुई थी और अंदर बैठे अनाड़ी स्नाइपर के हरकत करने की वजह से टहनियां हिल रही थी। गो उस इलाके में पहाड़ी बुलंदियों पर उमूमन तेज हवा चलती रहती है, लेकिन उस दिन खुशकिस्मती से हवा बिल्कुल साकिन थी। 700 मीटर दूर उस दरख्त पर शिस्त साध कर मैं छुपे हुए आदमी की जगह का तयन करने लगा। इतने फासले से घनी झाड़ियों के अंदर आदमी की पहचान नहीं हो सकती और अगर वो बेहिसो हरकत पड़ा रहता तो यकीनन मैं उसकी जगह का तयन न कर सकता। मगर इंसान की फितरत है कि वो मुसलसल साकिन नहीं बैठ सकता। अलबत्ता किसी स्नाइपर को कड़ी तरबियत की भट्टी से गुजार कर इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो बेहिसो हरकत कई घंटे गुजार दे, चूंटियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों के काटने पर भी हरकत न करे और न उन्हें अपने जिस्म से दूर छटके। उस्ताद राव तसव्वुर साहब तो अपने एक दोस्त स्नाइपर का वाकया सुनाया करते थे कि दुश्मन के इलाके में एक मरतबा उन्हें 2 मरतबा बिच्छू ने डसा, लेकिन वो उसी तरह बेहिसो हरकत बैठे रहे। और यही खुसूसियात एक अच्छे और अनाड़ी स्नाइपर में फर्क करती हैं। मेरे हदफ स्नाइपर से भी ज्यादा देर साकिन न बैठा गया और उसने पहलू तब्दील करते हुए हरकत की। साथ ही हाथ में पकड़ी राइफल को नीचे रखा और उसके साथ ही मेरे दिमाग में उसकी सारी जिस्मानी हैयत का खाका बन गया। उसी वक्त पलवशा ने मुझे दोबारा आवाज दी, वो फिर हरकत कर रहा है। मैंने कहा, बस इसकी जिंदगी का आखिरी बार हरकत करना बाकी रह गया है। ये कहते ही मैंने ट्रिगर दबा दिया। दरख्त की शाखों में जोरदार हरकत पैदा हुई और मिनट भर वो हरकत कायम रही। यकीनन गोली उसे सर में नहीं लगी थी, वरना वो इतनी देर तड़पता ना। आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की टहनियां पुरसुकून होती गईं। उसका मचान यकीनन अच्छे तरीके से बनाया गया था कि वो नीचे नहीं गिरा था। जाने किस वक्त खुशहाल खान हमारे पीछे आकर दूरबीन आंखों से लगाए उसी जानिब देख रहा था। शायद जिस वक्त मुझे पलवशा ने हदफ के बारे में बताया था उसी वक्त वो अपनी गुफ्तगू छोड़कर हमारे करीब आ गया था। वो बोला, मेरे हिसाब से तो ये 7वां है। पलवशा ने उसकी तायद करते हुए कहा, आपका हिसाब बिल्कुल सही है। उसने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, हमारे 2 आदमी जान की बाजी हारे हैं। 2 के मुकाबले में 7 आदमी कोई बुरा सौदा नहीं। अचानक तड़तड़ाहट की खौफनाक आवाज उभरी। 3-4 गोलियां हमारे मोर्चे के अकबी दीवार से टकराईं। मेरा दिल धक से रह गया था। 12.7 mm गन की तड़तड़ाहट को मैं अच्छी तरह जानता था। हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली ये गन जितनी तबाही फैला सकती थी उस बारे में मुझे अच्छी तरह मालूम था। तड़तड़ाहट की आवाज सुनते ही खुशहाल खान भी फौरन बैठ गया। वो बड़बड़ाया, एक नई मुसीबत आ गई। मैंने पूछा, आपके पास 12.7 mm गन मौजूद नहीं है? वो बोला, फिलहाल तो मौजूद नहीं है, अलबत्ता खरीदने का इरादा
इरादा जरूर था। कहकर पलवशा की जानिब मैं मुतवज्जे हुआ। पलू खान, इस गन का मोर्चा तलाश करो, उसने फौरन कहा। उसी पर नजर रखे हुए हूँ। उसी वक्त गन एक मर्तबा फिर गरजी। इस मर्तबा पहले से भी लंबा ब्रस्ट किया गया था। हम दोनों ने फौरन उसका मोर्चा तलाश कर लिया। 12.7 की रेंज काफी ज्यादा थी, लेकिन उसकी खामी ये थी कि उसको फायर करने वाले को उसके पीछे खड़े होकर फायर करना पड़ता था, और इस तरह फायर करने वाले के खुद निशाना बनने का खतरा मौजूद था। गन की लंबी टांगों को अगर मुकम्मल खोल कर बिछा दिया जाता तो उसका फायरर अकब में बैठकर या लेट कर भी फायर कर सकता था, लेकिन इस तरह भी फायरर के लिए खतरा बहरहाल मौजूद होता है। यूं भी गन से फायर करते हुए जरूरी था कि फायरर शिस्त बांधकर फायर करे और गन को मुख्तलिफ अहदाफ पर फायर करने के लिए घुमाना पड़ता। ऐसी सूरत में मोर्चे के होल को थोड़ा खुला बनाना पड़ता, और होल का खुला होना स्नाइपर्स को दावत देने वाली बात थी। मैंने फौरन होल पर शिस्त बांध ली। गन करीबन 1300 मीटर के फासले पर थी। दरख्तों के झुंड में पत्थर की एक दीवार सी बनाकर उसके पीछे गन को खड़ा किया गया था। बगौर देखने पर मुझे उसके पीछे कोई भी खड़ा नजर न आया। जो भी उस गन के अकब में मौजूद था, या तो वो जल्दी जल्दी ट्रिगर दबाकर बैठ जाता, या वो बैठे बैठे ही बगैर शिस्त लिए ट्रिगर दबा रहा था। गन के दोबारा गरजने पर मुझे आखिरी बात सही लगी, क्योंकि कोई हजूला भी गन के पीछे नजर नहीं आ रहा था। यही बात पलवशा ने भी पूछी कि कोई फायर करने वाला नजर नहीं आ रहा। मैंने जवाब दिया, वो बैठकर बगैर शिस्त लिए फायर कर रहा है। ये मालूम होने के बाद मैं उसी जानिब निगरान रहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुसलसल फायर के बाद जूं ही गन एक मैगजीन खाली होती है, फायरर लाजमी दूसरी मैगजीन चढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऊपर होता है। 12.7 mm गन पर गोलियों का बेल्ट चढ़ाकर फायर किया जाता है, लेकिन खुद वो बेल्ट मैगजीन में रखा होता है। जल्द ही मुझे अपना अंदाजा दुरुस्त होता नजर आया। फायरिंग में जरा सा वक्फा आया। किसी ने बैठे बैठे नई मैगजीन गन के साथ लगाई और गोलियों के बेल्ट की पहली गोली को मखसूस जगह पर रखने के लिए उसने जरा सा सर ऊपर किया और बेल्ट को गन के फीड ट्रे में रखने की हसरत दिल में लिए वो पीछे को उलट गया। मैंने फौरन राइफल को दोबारा कॉक करके उसी जगह शिस्त कायम कर ली, लेकिन उसके बाद किसी को ये बेवकूफी करने का ख्याल न आया। अब इसे स्नाइपर्स की हठधर्मी कहें या साबित कदमी कि वो इतनी जल्दी किसी जगह की शिस्त लेना नहीं छोड़ते। मैं भी उसी जानिब निगरान रहा। 10-15 मिनट बाद पलवशा ने मुझे एक और जानिब मुतवज्जे किया। दरख्त के अकब में लेटे हुए आदमी ने सर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकालकर शायद किसी से बात की थी। मेरे शिस्त लेने तक वो दोबारा दरख्त के अकब में हो गया था। 1-2 मिनट वहीं शिस्त बांधने रखने के बाद मैं अपनी शिस्त दोबारा मोर्चे पर ले जा रहा था कि उसने दोबारा सर बाहर निकाला। इस मर्तबा उसका कंधों तक जिस्म दरख्त की आड़ से बाहर आया था। आगे को झुककर वो कोई चीज उठा रहा था जो दरख्त से थोड़े फासले पर मौजूद मोर्चे से उसके साथी ने फेंकी थी। मज़कूरा चीज सिगरेट, नस्वार या इसी किस्म की कोई और चीज थी। मैंने ट्रिगर दबाकर मौसूफ की जान उस लत से छुड़ा दी। अब उसे न सिगरेट की जरूरत थी और न नस्वार की। वो इसी तरह आधी दरख्त की आड़ से बाहर और आधा दरख्त के पीछे पड़ा रह गया। उसके साथ ही मैं फौरन अपनी शिस्त 12.7 mm के मोर्चे पर ले गया। आखिरी मकतूल 12.7 mm के मोर्चे से 50-60 गज के फासले पर ही था। अपने साथी को गोली लगते देखकर उसने शायद सोचा कि मैं किसी और तरफ मसरूफ हूँ और इस मौके का फायदा उठाकर वो गन को लोड कर सकता है। ये गलती बेचारे को ले डूबी। उसी वक्त आईकॉम सेट दुश्मन के किसी कमांडर की तरफ से मुझे गंदे गंदे अलकाबात से याद करते हुए अपने तमाम आदमियों को हल्की सी हरकत से भी मना करने लगा। उसकी झल्लाई, खौफजदा और चिड़चिड़ी आवाज सुनकर खुशाल खान कहकहा लगाकर हंस पड़ा। बोला, वैसे अब मुझे यकीन हो गया है कि अददी बर्तरी के बावजूद जहांदाद खान को इस लड़ाई में शिकस्त होगी, क्योंकि हम पर हमला करने की जुर्रत वो कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे आदमी मोर्चों में तैयार बैठे हैं और उसके पास SS जैसा कोई निशानेबाज नहीं। मैंने पत्थर से टेक लगाते हुए आरामदेह हालत बनाते हुए एतमाद से कहा, इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी खुशाल खान। पलवशा अलबत्ता अब तक शिस्त लिए हुए थी। खुशाल खान के आदमी वक्तन फवक्तन इक्का दुक्का फायर करके अपने जागने का सबूत दे रहे थे। दुश्मन की तरफ से कभी कभी एकदम पुरशोर फायरिंग शुरू हो जाती और कभी कभी बिल्कुल खामोशी छा जाती। घंटा भर शुमाली और मशरकी अतराफ में दुश्मन की हरकत देखने की कोशिश करने के बाद पलवशा मोर्चे के मुखालिफ जानिब आई और जुनूब की समत देखने लगी। जुनूब की जानिब उनके मोर्चे ज्यादा फासले पर थे। जुनूब से वो मगरिब की समत निगरान हुई और 2-3 मिनट बाद उसने जोश भरे अंदाज में कहा, राजू इधर आकर देखो। मैं उसके करीब होते हुए पूछा, ऐसी क्या चीज मिल गई? दूरबीन मेरी जानिब बढ़ाकर वो मगरिब की जानिब एक ऊंची टेकरी की तरफ इशारा करते हुए बोली, उस बुलंदी पर खड़े आदमियों को देखो। मैंने मस्कूरा समत में देखा। ताकतवर दूरबीन मुझे उस जगह 4 दराज कद आदमी खड़े नजर आए। बिल्कुल आगे खड़े हुए आदमी के सर पर सफेद कराकली टोपी और सफेद कपड़ों पर पहनी काली स्याह वॉस्कट से मुझे लगा कि वो जहांदाद खान हैं।
اس کے عقب میں کھڑے 3 لمبے تڑنگے محافظ جن کے سر پر پگڑیاں بندھی تھی وہ بھی خیال کی تصدیق کر رہے تھے اور یقیناً پلوشہ نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ خوشحال خان بھی ہمارے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، دوربین آنکھوں سے لگائے بغیر بولا، آپ لوگ غالباً جہانداد خان کی پہچان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ وہ بولا، پچھلی لڑائی میں سردار قبیل خان نے بھی اسی جگہ اپنا ڈیرا لگایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ پلوشہ نے مجھے کیوں اس جانب متوجہ کیا تھا۔ میں نے فاصلہ ناپنے والا آلہ نکال کر فاصلہ ناپا، وہ 2500 میٹر دور تھا۔ بیرٹ M107 کی مکمل رینج 1850 تھی، اس لحاظ سے وہ 750 میٹر دور تھا۔ آلہ واپس تھیلے میں ڈالتے ہوئے میں نے پلوشہ کی طرف دیکھ کر مایوسی بھرے انداز میں دائیں بائیں سر ہلا دیا۔ وہ بولی، وہاں تک گولی نہیں جاتی۔ میں نے کہا اس رائفل کی رینج 1850 میٹر ہے اور وہ 2500 میٹر دور ہے۔ وہ بولا، اگر آپ مغربی کنارے سے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کریں تو پھر؟ پلوشہ ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے ایک بار پھر آلہ نکال کر جس پر پہاڑی موجود تھی اس کے انتہائی مغربی کونے پر موجود ایک گھنے درخت کا فاصلہ ناپا۔ وہ فاصلہ تقریباً 240 میٹر تھا۔ اگر ان درختوں پر مچان بنائی جائے تو شاید کوئی امید نکل آئے، میں نے امکانی لہجے میں کہا۔ وہ بولی، آپ کا مطلب ہے مغربی کونے میں موجود درختوں پر فائر کرنے کی جگہ بنا کر جہانداد خان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ خوشحال خان نے ہماری گفتگو سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے جوش بھرے لہجے میں پوچھا۔ 100% یقینی نہیں ہے۔ وہ خاصا پرجوش تھا، کچھ امید تو موجود ہے نا؟ اس مرتبہ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے فوراً کہا، بس ٹھیک ہے، آج رات کو میں ان درختوں پر فائر کی جگہ بنوا دوں گا۔ میں نے کہا، آپ کے آدمیوں سے تو وہ جگہ نہیں بنے گی، مجھے خود ہی کوشش کرنی پڑے گی۔ خوشحال خان نے کہا، چلو وہ آپ کا ہاتھ بٹا لیں گے۔ قبائل کی لڑائی میں کسی قبیلے کے سردار کا مرنا بہت بڑی بدبختی اور شرم کی علامت تھا۔ ایک قبیلے کے لیے اپنے سردار کی حفاظت نہ کر سکنا مر جانے کا مقام تھا۔ میں پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر آرام کرنے لگا۔ ساری رات نیند نہ کرنے کی وجہ سے سستی جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں بند ہوتے دیکھ کر پلوشہ نے فوراً تھیلے سے 2 سلیپنگ بیگ نکال کر نیچے بچھائے اور مجھے ان پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ میرے ہونٹوں پر شکر گزاری کی مسکراہٹ ابھری اور میں ان سلیپنگ بیگز پر لیٹ گیا۔ ایک ہلکی چادر مجھے اڑا کر اس نے آہستہ سے میرا سر سہلایا اور دوبارہ مشرقی اور شمالی جانب دشمنوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے مجھے اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ شام کی اذان کے ساتھ مجھے پلوشہ نے جگایا۔ وہ بہت خوش تھی۔ بولی، پتہ ہے آپ کی رائفل سے 3 گولیاں چلا کر میں نے بھی ایک بندہ مارا ہے۔ میں نے کہا، مطلب 2 گولیاں ضائع کی؟ وہ بولی، تو کیا آپ نے زندگی میں کوئی گولی ضائع نہیں کی؟ اس نے منہ پھلا لیا۔ میں نے کہا، بات تربیت کی نہیں، عملی زندگی کی ہے۔ سلیپنگ بیگ سے نکل کر میں نے پانی کی بوتل اٹھائی اور مورچے کے ایک کونے میں وضو کرنے لگا۔ وہ بولی، معذرت چاہتا ہوں، آپ کی رائفل کو بغیر پوچھے ہاتھ لگایا۔ خوشحال خان کی وجہ سے اس نے لڑکوں کے انداز میں بات کی تھی۔ وضو کر کے میں نے شام کی نماز ادا کی اور اس کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، دشمن کو گولی کس جگہ لگی تھی؟ وہ بولی، آپ سے مطلب؟ شاباش کی امید میں اس نے مجھے جگاتے ہی یہ خبر سنائی تھی، اس لیے میری تنقید اسے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا، اچھا میں اگر تمہاری تعریف کر دیتا تو تمہیں کیا مل جاتا؟ وہ ترکی بترکی بولی، اگر میری تعریف کر دیتے تو آپ کا کیا جاتا؟ میں نے کہا، اچھا ابھی کہہ دیتا ہوں، شاباش۔ پہلی بار تیسری گولی پر بندہ مار گرانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جلے کٹے انداز میں بولی، زہر لگ رہی ہے آپ کی تعریف۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھاتے ہوئے کہا، یہ اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی کہ جتنی بڑی تم سزا دے رہی ہو۔ نہ جانے میرے لہجے میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ ہنس پڑی۔ اتنی جلدی پریشان نہ ہوا کریں، آپ سے خفا ہونا میرے بس میں نہیں، میں نے دبی زبان میں کہا۔ اور یہ جو میرے قریب سے اٹھ کر بھاگی جا رہی تھی وہ؟ قابل خان کھانا لے کر واپس پہنچ گیا تھا۔ خوشحال خان اسے دشمن کے 11 بندوں کی ہلاکت کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ قابل خان نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، قبیل خان کے آدمی یوں ہی تو ایس سے خوفزدہ نہیں تھے، آخر کوئی بات تو تھی نا۔ کھانا کھانے کے بعد خوشحال خان نے قابل خان کو بتایا تھا کہ ہمارا کل کا پروگرام کیا ہے۔ قابل خان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے آپ لوگ لڑائی کے طول کھینچنے پر راضی نہیں ہیں۔ میں نے کہا، ارادہ تو ایسا ہی ہے، بس دعا کرو کہ وہ رینج میں آ جائے۔ قابل خان نے کہا، سیدھی بات تو یہ ہے ذیشان بھائی، ہمیں آپ پر کچھ ایسا اعتماد اور یقین ہو گیا ہے کہ اگر وہ رینج میں نہ بھی آیا تب بھی آپ اسے مار دیں گے۔ میں نے کہا، یہ آپ کا حسن نظر ہے قابل خان، ورنہ ناممکن کا وقوع کرامت کے زمرے میں آتا ہے اور کرامت کا ظہور اولیاء کا خاصہ ہے۔ قابل خان فلسفیانہ لہجے میں بولا، اہل فن اپنے میدان میں مہارت کا ثبوت دیتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اہل فن ہوں کہ نہیں، البتہ اپنا پورا زور لگاؤں گا۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی ہم پہاڑ کے مغربی حصے کی جانب چل پڑے۔ آسمان پر بادل جمع ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اندھیرا کچھ زیادہ ہی گہرا ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس علاقے میں موسم عموماً خراب ہی رہتا ہے۔ تیز ہوا، بادل، بارش اور برف باری یہ اس علاقے کی خصوصیات میں سے ہے۔ بالکل مغربی کنارے پر 2 اونچے درخت مجھے مچان بنانے کے لیے بہتر لگے۔ اونچے درختوں کا انتخاب میں نے فاصلے کو کم کرنے کے لیے کیا تھا۔ گو چند فٹ کا فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا،
मगर मैं कोई भी इम्कान नजरअंदाज नहीं कर सकता था। टॉर्च के ऊपर कपड़ा लपेटकर मैंने उसकी तेज रोशनी को मध्यम कर दिया था ताकि उसकी रोशनी दूर तक न जा सके। एक छोटी सी कुल्हाड़ी और चंद रस्सियां लेकर मैं अकेला ही ऊपर चढ़ गया कि ये काम उनमें से कोई भी मुझसे बेहतर नहीं कर सकता था। मुझे 2 घंटे ऊपर ही गुजारने पड़ गए थे। मचान बनाकर मैं नीचे उतरा। काबिल खान, पलवशा और खुशहाल खान इसी दरख्त के नीचे ही मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे नीचे उतरते ही पलवशा फिक्रमंदी से बोली, राजू, जिस दरख्त का इंतखाब आपने किया है, यहाँ छुपाव का इतना ज्यादा इंतजाम नहीं है। यहाँ आप दुश्मन के स्नाइपर का निशाना भी बन सकते हैं। मैं हल्के से मुस्कुराया, इम्कान तो है। उसने 2 टोक लहजे में कहा, बस फिर आप यहाँ जमीन से फायर करना, ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा, मगर? उसने कहा, अगर मगर की कोई बात नहीं, आप वापस चलें। मैं बेबसी में सर हिलाकर रह गया। गुस्से में उसने हमारा इंतजार करने की भी जहमत नहीं की थी। खुशहाल धीमे लहजे में मुस्तफसिर हुआ, एक बात कहूँ, खफा तो नहीं होंगे ज़ीशान साहब? मैंने कहा, नहीं सरदार, आप बेफिक्र होकर बात करें। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, बल्कि करीब होने के बावजूद अंधेरे में उसका हल्का सा हयूला ही नजर आ रहा था। वो बोला, आपके मामले में आपके दोस्त की आदतें बिल्कुल लड़कियों जैसी हैं। मैं उसकी बात पर हैरान रह गया, भला वो कैसे? जबकि काबिल खान गला खनकार कर रह गया। बोला, कल दोपहर को आप लेटे थे तो 2-3 मरतबा आपके ऊपर चादर दुरुस्त की, और फिर मैं मुखाबरे पर बात कर रहा था तो मुझे भी कहने लगा कि सरदार, अगर महसूस न करो तो आहिस्ता बात करो, कहीं वो जाग न जाए। और फिर अभी देखो कैसे 2 टोक अल्फाज में अपना फैसला सुनाकर चल दिया। इसे बताओ भाई, लड़कों के ये चलन नहीं होते। मैंने कहा, ये भी खूब कही सरदार। मैंने पलवशा के लड़की होने की बात मजीद राज में न रखने का फैसला करते हुए कहा, बहरहाल आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो मेरी मंगेतर है। खुशहाल खान हकीकी तौर पर उछल पड़ा था। क्या? मैंने कहा, हाँ, ये सच है और इस बारे में सिर्फ काबिल खान को मालूम है। अब आपसे भी यही दरखास्त है कि इस बात को अपने तक ही महदूद रखें। वो बोला, मगर इसे लड़कों का रूप धारने की जरूरत क्यों पेश आई? मैंने कहा, ये लंबी कहानी है सरदार, फिर कभी सही। वो बोला, वैसे आपको इसे यूं अपने साथ खतरों में नहीं घसीटना चाहिए। मैंने कहा, इस बारे में आप काबिल खान से पता कर लें। यहाँ तक आते हुए हमारे दरमियान कितनी लड़ाई हुई है, वो लड़ने मरने पर उतर आती है। खुशहाल खान संजीदा लहजे में बोला, तो इसे इतना सर पर न चढ़ाओ। मैंने बेबसी से कहा, ये बात भी मेरे बस से बाहर है। खुशहाल खान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर भूख तो। काबिल खान ने उसका साथ दिया। मेरे होंठों पर भी फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने के साथ हवा की शिद्दत में भी थोड़ी सी तेजी आ गई थी। मोर्चे में जाते ही सरदार खुशहाल खान ने काबिल खान को कहा, इन दोनों को बैठक में ले जाओ, मौसम के तेवर ठीक दिखाई नहीं देते। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, ये नहीं हो सकता सरदार, आपको अपनी बहादुरी का सबूत देने के लिए बिल्कुल भी यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप कितने पानी में हैं। 2 अकेले आदमी अगर कबील खान जैसे सरदार से टकरा कर उसे फना कर सकते हैं तो इन हालात में उनके डरने का सवाल पैदा नहीं होता। और मैं आपको किसी मकसद की खातिर भिजवा रहा हूँ। कल का दिन बहुत अहम है और मैं नहीं चाहता कि मौसम की वजह से आपकी सेहत थोड़ी सी भी खराब हो। इतना कहकर वो हल्के से हंसा। अलबत्ता आपका दोस्त यहीं रात गुजारना चाहे तो मुझे एतराज नहीं। मैं क्यों यहाँ रात गुजारूंगा? पलवशा बिगड़ कर बोली, मैं राजू के साथ ही जाऊंगा या हम दोनों यहीं रहेंगे। खुशहाल खान उसे तंग करने पर तुला हुआ था। एसएस को तो मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि कल इसे अहम काम सरअंजाम देना है। आप किस खुशी में जाना चाहते हैं? वो बोली, मैं अपने दोस्त के साथ ही रहूंगा। खुशहाल खान ने कहा, आप तो यूं बात कर रहे हैं जैसे ज़ीशान से आपका निकाह हो गया है। वो तुनक कर बोली, नहीं हुआ तो हो जाएगा। खुशहाल खान ने कहा, यार आप लड़के होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। वो बोली, मेरी मर्जी, इसमें किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। मुझसे दूरी का सुनकर उसने सारी इखलाकियात पसे पुश्त डाल दी थी। मैंने हंसते हुए उसे हाथ से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। सरदार तुम्हें तंग कर रहा है। मैंने उसे तुम्हारा लड़की होने का बता दिया है, इसलिए तुम्हें छेड़ रहा है। मेरी बात सुनते ही वो एकदम चुप हो गई। खुशहाल खान ने उसके करीब होकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जीती रहो बेटी, तुम जैसी बहादुर और दलेर लड़कियां काबिल फख्र होती हैं। काश तुम महसूद कौम से होती। वो बोली, शुक्रिया सरदार चचा। उसकी आवाज में हल्की सी खिफ़त मौजूद थी। सरदार ने कहा, ठीक है, आप दोनों काबिल खान के साथ जाओ। मैं कोशिश करता हूँ कि आधे लोगों को आराम करने के लिए घर में भेज दूं, जहाँ पर रात के वक्त इतनी नफरी की जरूरत नहीं। मैंने उसे सख्ती से मना करते हुए कहा, सरदार गुस्ताखी माफ, ऐसा भूल कर भी ना करना। मौसम देख रहे हैं आप, ऐसे ही मौसम से फायदा उठाकर दुश्मन पेशकदमी करता है। आज उनके 11-12 आदमी हलाक हुए हैं और उनका घेरा अगर यूं ही मजीद कायम रहा तो मजीद भी जाएंगे। हमें उनके घेराव से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें खाना वक्त पर मिल रहा है। अब एक ही सूरत रह जाती है कि वो अपनी अददी बर्तरी का फायदा उठाकर हमला करे, और हमला करने के लिए इससे बेहतर मौसम हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर रोजाना थोड़े बहुत आदमी आप आराम करने के लिए घरों में भेजते भी हैं तो आज ऐसा न करें। काबिल खान मेरी तायद करते हुए बोला, एसएस ठीक कह रहा है सरदार भाई। वो दोनों भाई कभी मुझे एसएस और कभी ज़ीशान कहकर मुखातिब करते। खुशहाल खान सोच में पड़ गया। चंद लम्हों बाद बोला, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि जहांदाद खान इतनी जुर्रत का मुजाहरा करेगा। मैंने कहा, सरदार अगर हमला न हुआ और आपके आदमियों ने यहीं रात गुजारी तो कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर हमला हो गया और आपके आधे आदमी जान ना हुए तो मैंने बात अधूरी छोड़ दी।
वो बोला, शायद आप मुझे डरा रहे हैं, मगर मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कहा, डरा नहीं रहा, मोहतात रहने का मशवरा दे रहा हूँ और एहतियात करना समझदारी होती है, न कि बुज़दिली। वो बोला, अगर बिलफर्ज उन्होंने हमले की बाबत सोचा भी तो जूं ही वो मुखाबरे पर हमले का हुक्म देगा, उनकी आमद से पहले मैंने अपने घरों में जाने वाले आदमियों को वापस बुलाया होगा। मैंने कहा, ऐसे हमलों में राजदारी बरती जाती है। ये बात वो अच्छी तरह जानता है कि हमारे पास उनकी बातें सुनने के लिए आईकॉम सेट मौजूद है और बिल्कुल इसी तरह उनके पास भी हमारा कैनोट सेट मौजूद होगा। काबिल खान ने मखमसे में पड़ते हुए देखकर मशवरा दिया, सरदार, ऐसा है कि आप मेहमानों के साथ घर तशरीफ ले जाएं। आज मैं यहीं पर हूँ और आपकी गैर मौजूदगी में मेरा ही हुक्म चलेगा। सरदार बोला, नहीं, आप लोग जाओ, मैं सब संभाल लूंगा और फिक्र न करो, मैं किसी को आराम के लिए नहीं भेज रहा। काबिल खान ने कहा, मुझे आप पर बिल्कुल एतबार नहीं है और यूं भी गुज़श्ता रात मैंने घर में गुजारी थी, आज आपका नंबर पड़ रहा है। वो शायद उससे बिल्कुल बेतकल्लुफ था। इस मर्तबा खुशहाल खान ने मजीद बहस से गुरेज करते हुए कदम हमारे साथ बढ़ा दिए। अपने हथियार हमने उठा लिए थे। मैंने बैरट को वहां छोड़ना गवारा नहीं किया था। खुशहाल खान के साथ गप्पे करते हम नीचे उतरे। घंटा भर बाद हम बैठक में पहुंच गए थे। बैठक का दरवाजा हमारे लिए खोल कर उसने पूछा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। हमारे नफी में सर हिलाने पर वो वापस मुड़ गया। कमरे में दाखिल होते ही मैंने सबसे पहले बैरट को थैले से बाहर निकाला और उसकी बैरल और चाल वाले पुर्जे साफ करने लगा। अगर फायर करने के बाद हथियार को बरवक्त साफ न किया जाए तो हथियार की कारकर्दगी में फर्क आ सकता है और अगर मुसलसल ही हथियार की सफाई न की जाए तो हथियार फायर करने के काबिल नहीं रहता। और स्नाइपर हजरात तो हथियार की सफाई के बारे में सख्त किस्म के वहमी होते हैं। अपना हथियार वो अपने हाथों ही से साफ करना पसंद करते हैं। उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर साहब तो अगर किसी के हथियार को दूसरे आदमी को साफ करते देख लेते तो साहिब हथियार की कमबख्ती आ जाती। नसीहतों और तंज भरे वाज के साथ उसे जिस्मानी सजा भी काटना पड़ती। 2-3 स्नाइपरों का ये अंजाम देखने के बाद राव साहब की मौजूदगी में भी और गैर मौजूदगी में भी हमें कभी ये जुर्रत न होती थी। राव तसव्वुर साहब तो राइफल को हमारी शरीक हयात और इज्जत कहा करते थे और उनकी नसीहत भरी बातों के बाद अमली जिंदगी में बाकायदा कदम रखने के बाद ये चीज हमारी फितरत सानिया बन गई थी। मुझे राइफल की सफाई करते देखकर पलवशा ने मेरा हाथ बटाना चाहा और मैंने उसे प्यार से मना कर दिया। अब ये अलहदा बात है कि इस किस्म की बातों को वो खातिर में नहीं लाया करती थी। मैंने ज्यादा जोर इसलिए भी नहीं दिया था कि उस्ताद मोहतरम के कौल के मुताबिक बैरट उसकी सौकन ही तो थी और अगर वो अपनी सौकन की खिदमत कर रही थी तो मेरा मना करना जचता नहीं था। मैंने इरादा कर लिया था कि दोबारा उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर साहब से मुलाकात होने पर उनसे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि आया हमारी राइफल की सफाई हमारी असल शरीक हयात कर सकती है या नहीं। राइफल की सफाई के बाद पलवशा ने मुख्तलिफ पुर्जों को जोड़ना सीखा और हम सोने के लिए लेट गए। छत पर बारिश की बूंदों के मुसलसल गिरने पर एक खूबसूरत सा साज बज रहा था। बिस्तर पर लेटे हुए उसने मेरे जानिब रुख मोड़ा और ख्वाबनाक लहजे में बोली, शानी, कितनी प्यारी लगती है बारिश की आवाज जब कोई अपना इतने करीब हो। मैंने फौरन कहा, करीब कहाँ हो, इतनी दूर तो हो। वो बोली, तो क्या ये कम है कि नजर तो आ रही हूँ। अगर सरदार चचा के कहने पर वहीं रुक गई होती तो सारी रात आहें भरते रहते। मैंने भी शरारती लहजे में कहा, नहीं जी, आराम से सो गया होता। बोली, अच्छा ठीक है। ये कहते हुए उसने करवट बदलते हुए रुख मोड़ लिया। मैंने फौरन एहतजाजी लहजे में कहा, ये क्या? बोली, जब मेरी सूरत देखे बगैर आपको आराम आ जाता है तो यूं ही सही। मैंने कहा, मुझे मजबूर न करो कि मैं उठकर तुम्हारी चारपाई उलट दूं। उसने मुस्कुराते हुए दोबारा मेरी जानिब रुख मोड़ लिया। इस तरह की मीठी नोक झोंक में ही पता नहीं चला किस वक्त उसकी आंखें बंद हो गईं। दिन को अच्छी खासी नींद लेने के बावजूद मैं भी गहरी नींद में डूब गया था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।